हम लोग देखेंगे क्लिनिकल साइकोलॉजी और एबनॉर्मल साइकोलॉजी के दोनों हिस्से में साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर ये आता है। ठीक है, साइको प्लस सोमा दो शब्दों के योग से बना ही है साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर, जिसको हम साइकोफिजिकल डिसऑर्डर भी बोलते हैं। साइको का अर्थ होता है मानसिक और सोमा का अर्थ होता है शरीर। तो इसमें बताया गया है कि वैसा इलनेस जिसमें शारीरिक लक्षण होंगे लेकिन कॉजेज जो होगा वो साइकोलॉजिकल होगा। तो साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर वैसे साइकोफिजिकल डिसऑर्डर को कहते हैं जिसमें साइकोलॉजिकल कॉजेज से उत्पन्न फिजिकल सिम्टम्स होते हैं, और ये फिजिकल सिम्टम स्पेशली ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम से के एक्सप्रेशन से रिलेटेड होते हैं। यानी ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम जहाँ जहाँ काम करता है ये फिजिकल सिम्टम्स वहीं आएंगे, बाकी और जगह नहीं आता है कहीं। यह ऐसा देखा गया है स्टडी में। सिम्टम फिजिकल होते हैं परंतु उसका फिजिकल बेस नहीं होता है। यहाँ भी कोई बेस जो है वो फिजिकल नहीं है, बल्कि बेस क्या होगा, साइकोलॉजिकल होगा। यानी मेडिकल एक्सप्लेनेशन नहीं होता है। ठीक है, यह शरीर के किसी भाग में जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम से रिलेटेड हो उसे प्रभावित करता है। तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम किसको किसको टच करता है? हार्ट, सर हार्ट, किडनी, सांस, हृदय की गति, सांस की गति जो हम लोग बात करते हैं, यानी ब्रीथिंग को प्रभावित करेगा। यानी फेफड़े से रिलेटेड डिसऑर्डर देखने को मिलेगा, हार्ट से रिलेटेड डिसऑर्डर देखने को मिलेगा, और पेट से डाइजेस्टिव सिस्टम से देखने को मिलेगा, और हेलो, आवाज आ रही है मेरी? हैं? हाँ ठीक है, चलिए आप लोगों नहीं आ रही कोई बात नहीं है, मेरी आनी चाहिए। तो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम में बेसिकली आप याद कीजिए तो कौन कौन से बीमारी ज़्यादा हैं। माइग्रेन देखा जाता है, हेडेक देखा जाता है, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ देखने को मिलता है, ठीक है, अस्थमा मिलता है, ठीक है, पेप्टिक अल्सर देखने को मिलेगा। तो ये कुछ ऐसे डिसऑर्डर्स हैं जो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम से रिलेटेड हैं, ठीक है, उसके एक्सप्रेशन से रिलेटेड हैं। तो वहाँ पर आपको फिजिकल सिम्टम्स देखने को मिलेंगे, लेकिन कॉजेज़ जो होंगे वो साइकोलॉजिकल होंगे। फिजिकल सिम्टम्स में अब आगे हम बता दें कि ठीक है, ये एएनएस तथा इंडोक्राइन ग्लैंड, एक और चीज़ इसमें जोड़ा गया है कि इंडोक्राइन ग्लैंड से भी रिलेटेड या उसके इम्प्रॉपर एक्टिवेशन से होता है। यानी ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का जो एक्टिवेशन होगा या इंडोक्राइन ग्लैंड का जो एक्टिवेशन होगा, इन दोनों में क्या होगा गड़बड़ी, इम्प्रॉपर देखा जाएगा, इम्प्रॉपर एक्टिवेशन होगा, जिसकी वजह से या तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा या तो बहुत कम हो जाएगा, बैलेंसिंग गड़बड़ा जाता है। फिजिकल सिम्टम में इमोशनल जो है वो इमोशनल स्टेट पर निर्भर करेगा। फिजिकल सिम्टम जितने भी होंगे हम किस इमोशंस में हैं उस पर निर्भर करता है। फ्रेंजो ने बताया कि स्पेसिफिक पर्सनालिटी तथा स्पेसिफिक कॉन्फ्लिक्ट साइकोफिजिकल डिसऑर्डर उत्पन्न कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि स्पेसिफिक पर्सनालिटी, कुछ ख़ास तरह की पर्सनालिटी, ठीक है। स्ट्रेस एक ही है, किसी एक आदमी में उससे CHD हो सकता है, किसी एक आदमी में स्ट्रेस से पेप्टिक अल्सर हो सकता है। ऐसा क्यों? तो इसकी व्याख्या पर्सनालिटी के आधार पर की गई है। साइकोफिजिकल सिस्टम की व्याख्या भी जो की गई है वो बायो साइको सोशल फैक्टर के आधार पर की गई है। एक मॉडल बनाया गया था बायो साइको सोशल, ठीक है, कि कुछ बायोलॉजिकल कॉजेज़ हैं, कुछ साइकोलॉजिकल कॉजेज़ हैं और कुछ सोशल कॉजेज़ हैं, ठीक है। और इन तीनों के इंटरैक्शन का परिणाम है कि कुछ व्यक्ति में CHD देखने को मिलेगा, कुछ में माइग्रेन देखने को मिलेगा, कुछ में पेप्टिक अल्सर मिलेगा, कुछ में अस्थमा मिलेगा। ये इंडिविजुअली डिफ़र करेगा। अब चूंकि तीनों इंटरैक्शन में कौन सा इंटरैक्शन जो है वो ज़्यादा डोमिनेंट हो गया तो वो उस पर डिपेंड करता है। बायोलॉजिकल कॉजेज़ में बताया गया था कि अगर आपका कोई पार्ट ऑर्गन ही पहले से कमज़ोर है तो उस ऑर्गन पर अटैक होगा, ठीक है। साइकोलॉजिकल कॉजेज़ में बताया गया, साइकोलॉजिकल फैक्टर में स्ट्रेसफुल सिचुएशन से आप गुजर रहे हैं, आपकी पर्सनालिटी ही ऐसी है, ठीक है, तो ये पर्सनालिटी फैक्टर को उसमें रखा गया है। सोशल फैक्टर में इन्वायरमेंट को रखा गया है कि आप किस इन्वायरमेंट में अपने को रखे हुए हैं। तो ये तीन चीज़ें थी
जो साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर की व्याख्या करता है। इमोशन तथा स्ट्रेस को इन्हांसर के रूप में लिया गया है। ये दो चीज़ें, इमोशन और स्ट्रेस, ये दो ऐसा फैक्टर है जो साइकोसोमैटिक को उत्पन्न करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इन्हांसर है, ठीक है, इन्हांस कर देगा। कोई चीज़ पहले से गड़बड़ है और ये दो चीज़ें जहाँ मिल गई, ठीक है, इमोशनली इम्बैलेंस जहाँ हो गया, ठीक है, वहाँ पर, और या फिर जहाँ पर स्ट्रेस उत्पन्न हो गया, तनाव, तो ऐसा देखने को मिलेगा। स्ट्रेस में क्या होगा? हाई ब्लड प्रेशर, रेस्पिरेशन डिसऑर्डर, गैस्ट्रो, ठीक है, माइग्रेन, हेडेक, इम्पोटेंसी, अल्सर, ये स्ट्रेस की वजह से इतनी चीज़ें देखी जाएंगी। हाई ब्लड प्रेशर सारे लोग समझ रहे हैं, ब्लड प्रेशर इंक्रीज कर जाएगा, रक्तचाप बढ़ जाएगा, ठीक है। रिस्पायरेशन डिसऑर्डर में अस्थमा जैसी चीज़ें देखने को मिलेंगी, ठीक है। और गैस्ट्रो में पेप्टिक अल्सर, डूडनल अल्सर, ठीक है, इस तरह की चीज़ें देखने को मिल सकती हैं। माइग्रेन तो आप जान रही हैं, आज कपारी बोलते हैं, आधे सर में दर्द होगा स्ट्रेस के कारण। हेडेक है, पूरे सर में दर्द होगा। इम्पोटेंसी बोलते हैं नपुंसकता को, यानी लिबिडो की कमी हो जाएगी, या फिर सेक्सुअल डिज़ायर में कमी देखा जाएगा। अल्सर उत्पन्न हो जाएगा, ठीक है। तो इतनी चीज़ें स्ट्रेस से देखी जाएंगी। थेरेपी क्या देंगे? ड्रग थेरेपी दे सकते हैं, जैसा बीमारी होगा, जिस एरिया में एक्सप्रेशन होगा वहाँ पर दे सकते हैं, ठीक है। और ड्रग थेरेपी में बेसिकली एक एंटी एंजाइटी ड्रग भी देते हैं, इसमें इंक्लूड करते हैं, ठीक है, ताकि आप एंजाइटी और स्ट्रेस से को कम कर पाइए। स्ट्रेस मैनेजमेंट करेंगे, साइको एनालिसिस कर सकते हैं, क्योंकि एक बहुत बड़ा कारण है, माना जाता है कि साइको एनालिसिस थ्योरी ये कहता है कि अनकॉन्शियस में जो दमित इच्छाएं हैं उसी का प्रोजेक्शन जो है साइकोफिजिकल डिसऑर्डर के रूप में होता है। तो अनकॉन्शियस के डिज़ायर्स को, दमित इच्छाओं को बाहर लाकर कॉन्शियस लेवल पर लाना होता है। बिहेवियर थेरेपी ज़रूरी है, बिहेवियर मॉडिफिकेशन ज़रूरी है। इसके बाद आप देख लीजिए कि कॉजेज़ क्या क्या हो सकते हैं। एक बार फिर कॉजेज़ हम लोग देख लें। एएनएस की इम्प्रॉपर क्या बोलेंगे, एक्साइटमेंट या इन एक्टिवेशन, इम्प्रॉपर एक्टिवेशन ऑफ एएनएस। एएनएस ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम अगर आपका ठीक ढंग से काम नहीं कर रहा है, कभी बहुत पीक है, कभी बहुत ज़्यादा, ठीक है, इमरजेंसी सिचुएशन नहीं है, फिर भी वो एक्टिव हो जा रहा है, ठीक है, तो वैसे कंडीशन में साइकोफिजिकल डिसऑर्डर देखने को मिलेगा। स्ट्रेस है दूसरा फैक्टर, कि ट्रॉमा, स्ट्रेस में क्या है, ट्रॉमा की वजह से हो सकता है, एब्यूज़ की वजह से हो सकता है, फियर की वजह से हो सकता है, डिप्रेशन की वजह से होता है, एग्रेशन की वजह से हो सकता है, गिल्ट फीलिंग की वजह से हो सकता है, इनसिक्योरिटी की वजह से होगा, ठीक है। तो इतने सारे फैक्टर हैं स्ट्रेस के, जिसके वजह से आपको तनाव हो सकता है। फिर इसके बाद से हेरिडिटी है, वंशानुगत हो सकता है कि जन्मजात ही हमको कोई ऑर्गन कमज़ोर मिला हो, बायोलॉजिकल फैक्टर जो है हमारा। फिर फैमिलियल फैक्टर है कि पेरेंटल डिप्राइवेशन है, ठीक है, अगर हम वंचित हो चुके हैं, ठीक है, माँ बाप में से कोई एक नहीं रहा या दोनों नहीं रहा, तो वैसे कंडीशन में पेरेंटल डिप्राइवेशन भी एक बहुत बड़ा कंडीशन माना गया है साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर के उत्पन्न करने में। इसके बाद हम लोग बात करें बायोलॉजिकल फैक्टर में, तो ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म की में चेंजेस की बात कही गई है। सेरम में अमीनो एसिड का स्तर बढ़ जाता है, इसकी बात की गई है, ठीक है। तो ये सारे चीज़ें हैं। एड्रेनालाइन तथा कॉर्टिसोल में लगातार सेक्रेशन, एड्रिनल ग्लैंड से लगातार सेक्रेशन हो रहा है। न्यूरोट्रांसमीटर जो है आपका और हार्मोन बहुत ज़्यादा निकल रहा है। तो ये सारे जो फैक्टर्स हैं, ये हम क्या करते हैं, साइकोसोमैटिक को उत्पन्न करेंगे। साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर से पीड़ित व्यक्ति भावात्मक तनाव को छुपाने के लिए, इमोशनल स्ट्रेस को छुपाने के लिए क्या करता है, फिजियोलॉजिकल सिम्टम देता है, को दर्शाता है। ठीक है। फिजियोलॉजिकल सिम्टम दर्शाने का मतलब ये है कि इमोशनल साइड से
की चीज़ों को वो छिपा रहा है, ठीक है। तो इमोशनल स्ट्रेस को छुपाता है, ठीक है, क्यों, और छुपाने के लिए क्या करता है, उसके अल्टरनेटिव में फिजियोलॉजिकल सिम्टम्स शो करता है। देखिए इसमें क्या क्या चीज़ें, इसको बड़ा क्लासीफाई किया हमने कि पहला जो है हार्ट से रिलेटेड होगा। हार्ट अटैक हो सकता है, कार्डियल इन्फेक्शन हो सकता है, एंजाइना हो सकता है, चेस्ट पेन हो सकता है, हार्ट अटैक हो सकता है, हार्ट फेल हो सकता है, हार्ट अटैक हो सकता है। ये तीनों चीज़ें हो सकती हैं। ब्लड से रिलेटेड अगर प्रॉब्लम देखिएगा तो हाई ब्लड प्रेशर देखा जाएगा, ठीक है। न्यूमोपैथी में देखिएगा तो अस्थमा देखा जाएगा। गैस्ट्रो में देखिएगा तो पेप्टिक अल्सर और कोलाइटिस देखा जाएगा। कोलाइटिस समझते हैं, पेप्टिक अल्सर तो हम लोग बात कर ही रहे हैं। कोलाइटिस कोलाइटिस पेट में दर्द ना सर, गांठ पेट में दर्द होता है ना, काहे होता है? पथरी टाइप का हो जाता है सर। नहीं नहीं, गांठ हो सिस्ट वगैरह गांठ होता है सर क्या? देखिए कॉलिक बोलते हैं पेट की अतड़ी को, ठीक है, पेट के हिस्से, अतड़ी के हिस्से को, ठीक है, और आइटिस बोलते हैं सूजन को। तो कोलाइटिस दो शब्दों के योग से बना है जहाँ पेट की अतड़ी में सूजन हो जाएगा, सूजन आ जाता। ठीक है, जिसकी वजह से दर्द होगा। क्लियर है सुमन? यस सर। बायोलॉजी में यही एक बड़ा फायदा है कि शब्द अगर कोई बना है तो आप उसको तोड़ लीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि वो चीज़ क्या है। एड्रेनल ग्लैंड, एड मतलब सटा हुआ, रेनल मतलब किडनी, जो किडनी से सटा हुआ हो। तो बायोलॉजी में जब भी टर्म मिले ना, उसको गूगल पर सर्च कर लीजिए कि आखिर है क्या भला, वहीं से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो गैस्ट्रो से बात कर रहे थे हम लोग, दो चीज़ें, पेप्टिक अल्सर और कोलाइटिस। मेटाबॉलिक सिस्टम में अभी हम लोगों ने बात किया था, ठीक है। तो मेटाबॉलिक्स में क्या होगा, डायबिटीज़ मिलिटेंट, डायबिटीज़ हो जाएगा, ठीक है, ये भी। हाँ, और स्किन से रिलेटेड एक्जिमा और एक्ने, मुहासा और एक्जिमा, ये दो। तो आपको एरिया मिल गया, हार्ट हो गया, फेफड़ा हो गया, ठीक है, पेट हो गया, और ब्लड हो गया, मेटाबॉलिक प्रोसेस हो गया, और आखिरी में स्किन हो गया। यानी 6 हिस्से में आपको एक्सप्रेशन मिलेगा इसका, जो मैक्सिमम है। एक और आपका माइग्रेन है और हेडेक है। कहाँ रखा जाए उसको? तो साइकोसोमैटिक में मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं है। बड़ा देखिए बॉर्डर लाइन बेस है। सबसे पहले सोमैटिक की बात किया हम लोगों ने, अब सोमैटोफॉर्म की बात करेंगे। अश्विया ने बहुत अच्छा बताया था, एक लाइन में एकदम कंक्लूड कर दिया कि सोमैटोफॉर्म डिसऑर्डर वो है जिसमें क्या होता है, फिजिकल सिम्टम्स होंगे लेकिन फिजिकल आधार नहीं होंगे, आधार नहीं होगा। रीजन सिम्टम्स होंगे, साइकोलॉजिकल होगा। एक मिनट, फिजिकल सिम्टम्स होंगे लेकिन उसका कोई फिजिकल बेस नहीं होगा, ठीक है, मतलब बायोलॉजिकल कोई बेस नहीं होगा सर। तो फिर अंतर क्या है दोनों में? इसमें कोई ऑर्गन डैमेज नहीं होता है, उसमें ऑर्गन डैमेज हो जाता है। हाँ जी, साइकोलॉजिकल रीजन दोनों में है, साइकोलॉजिकल रीजन दोनों में, लेकिन उसका बेस होगा सोमैटोफॉर्म का ऑर्गन डैमेज हो जाता है, इसमें नहीं होता है, इसमें नहीं होगा। कंट्रोल हो सकता है, बेस होगा। अंतर क्या दोनों की, चाह हमें बोलो एक लाइन में। कंप्लेन होगी, फिजियोलॉजिकल प्रॉब्लम की कंप्लेन होगी, बट कोई रीजन नहीं होगा। डैमेज सब छोड़ दीजिए, फिजियोलॉजिकल एक और बहुत इंपॉर्टेंट अश्विया, एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर में जब आप मेडिकल एग्जामिनेशन कराएंगे तो वहाँ आपको फिजियोलॉजिकल आधार मिल जाएगा, पेप्टिक अल्सर मिल जाएगा, ठीक है, लेकिन सोमैटोफॉर्म में आपको कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। कंप्लेन है बट कोई रीजन नहीं है। समझ में आ रही है?
कुछ नहीं, complain आप है, मेडिकल एग्जामिनेशन कराइएगा, कुछ नहीं मिलेगा। सर हाँ, ओरिजिनल सिम्टम्स के सिमिलर होगा, समझे सर? सब कुछ सेम ओरिजिनल होगा, जो सिम्टम्स सब कुछ सेम होगा। सब कुछ सेम होगा, हाँ, लेकिन उसका कोई बेस नहीं होगा। सोमा एक ग्रीक शब्द है रीजन जिस दोनों का साइकोलॉजिकली होगा। रीजन साइकोलॉजिकल है, बस हाँ, एक ही चीज़ है कि psychological वहाँ फिजियोलॉजिकल मिल जाएगा, मेडिकल हिस्ट्री मिल जाएगी उसकी, या उसको मेडिकल कंडीशन मिल जाएगा, वहाँ पेप्टिक अल्सर आपको दिख जाएगा, यहाँ कुछ नहीं दिखेगा। कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, बायोलॉजिकल नहीं कर सकते सर हम उसको। क्या? हेलो सर, बायोलॉजिकल कॉज नहीं बोल सकते हैं उसको हम। नहीं, बायोलॉजिकल कॉज कैसे बोलिएगा? वहाँ आपको मेडिकल आधार मिलेगा। जब हम मेडिकल एग्जामिनेशन करेंगे तो वहाँ चीज़ें आपको मिलेंगी कि अगर हम पेप्टिक अल्सर देख रहे हैं तो पेप्टिक अल्सर वहाँ मिल जाएगा पेट में, होगा। ठीक है, साइकोसोमैटिक में, इससे ये भी ठीक है। कह सकते हैं फिजियोलॉजी डिस्टर्ब होगी। हाँ, फिजियोलॉजी डिस्टर्ब कंट्रोल भी होगी। तो नहीं होगा ना। हाँ, इस पे कोई कंट्रोल भी तो नहीं हो सकता ना सर। ये सर जो पेप्टिक अल्सर इसमें से नहीं आएगा ना, किसमें? वो तो सोमैटोफॉर्म सर, ये अभी तो सोमैटोफॉर्म हमने कहा ही disorder नहीं कुछ। अभी तो हम एक ही पॉइंट पर डिस्कस कर रहे हैं कि वहाँ मेडिकल कंडीशन मिलेगा, यहाँ मेडिकल कंडीशन नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा, बस ठीक इतना है, ही अब difference आइए है। पढ़ लीजिए इसको भी। ठीक है, सोमा अभी हम लोगों ने बात किया था कि एक ग्रीक वर्ड है जिसका अर्थ होता है शरीर। जब व्यक्ति कई फिजिकल सिम्टम एक साथ फील करता है, व्यक्ति में फिजिकल सिम्टम्स कई हैं, ठीक है, परंतु उसका कोई फिजिकल आधार नहीं है। सिम्टम्स हैं लेकिन फिजिकल बेस नहीं है, कोई बेस नहीं है, तो इसे सोमैटोफॉर्म डिसऑर्डर कहते हैं। लेकिन साइकोसोमैटिक में फिजिकल बेस मिलेगा। ठीक है, अगर CHD उसको हो गया, हार्ट डिजीज़ है, तो उसके हार्ट में प्रॉब्लम मिलेगा। अगर उसको अल्सर है तो अल्सर में प्रॉब्लम मिलेगा। ठीक है, सिम्टम्स अगर वो अल्सर का दे रहा है तो अल्सर वहाँ मिलेगा। लेकिन सोमैटोफॉर्म में सिम्टम देगा अल्सर का, लेकिन अल्सर नहीं मिलेगा। नहीं होगा। ठीक है, ये क्लियर समझ लीजिए। जब मानसिक या मनोवैज्ञानिक कारक सर दर्द या दस्त जैसे शारीरिक लक्षणों को का कारण बनते हैं तो इसे सोमैटाइजेशन कहा जाता है। कॉजेज़ क्या है? साइकोलॉजिकल कॉजेज़ की वजह से या तो सर दर्द हो या बहुत ज़्यादा दस्त होने लगे, ठीक है, इस तरह के शारीरिक लक्षण जो देखने को मिलेंगे इसे सोमैटाइजेशन कहा जाएगा। रीज़न कुछ नहीं है, अक्सर ऐसे शारीरिक लक्षण अकाल्पनिक होते हैं, नहीं सॉरी अल्पकालीन होते हैं, शॉर्ट टर्म। अक्सर ऐसे शारीरिक लक्षण शॉर्ट टर्म का होता है और तनाव तथा भाव में कमी आने पर लक्षण बढ़ जाता है, समाप्त हो जाता है, लक्षण दूर हो सकते हैं। कम हो जाएगा। ठीक है, सिम्टम्स बढ़े हुए हैं, स्ट्रेस में हैं, तनाव में हैं, ठीक है, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम में हैं, तो वहाँ पर सिम्टम्स बढ़ जाएंगे। और जैसे ही प्रॉब्लम ख़त्म हुआ, ठीक है, साइकोलॉजिकल जो प्रॉब्लम है, जो तनाव है वो कम हुआ, वैसे ही लक्षण गायब। गायब हो जाएगा। ठीक है, गायब। जब ये फिजिकल सिम्टम लंबे समय तक 6 महीने तक बना रहता है तो व्यक्ति में अत्यधिक परेशानी करता है। अगर ये 6 महीने तक परसिस्ट कर गया, ठीक है, कि आपके कोई कॉजेज़ साइकोलॉजिकल कॉजेज़ हैं और सिम्टम्स आ रहे हैं, 6 महीने तक अगर ये कॉज रह गया या आपको दिखने लगा तो ये परेशानी खड़ा करेगा। फिजिकल सिम्टम तब अधिक देखने को मिलता है जब बिहेवियर तथा इमोशन बेटा वो व्हाइट वाला एक्सट्रीम नहीं होता लेकर है। आओगी? जब हम पापा जो अभी ओढ़े हैं ये ग्रीन वाला, अरे दो ना, उस पे ओढ़ेंगे ना हम लोग, ठंडा नहीं लगेगा बेटा। बाप रे, खुला हम लोग को भी ठंडा लग रहा है। ये को ठंडा लग रहा है क्या? गॉड, हो गया प्रियदर्शनी? सॉरी सर। अरे कोई बात नहीं है, परिवार वाले सारे लोग हम लोग ऐसे ही हैं, बीच बीच में हम भी बात करते नहीं हैं। जरीना मैम का भी माइक्रोफोन ऑन है। कहा गया कि फिजिकल सिम्टम्स तब अधिक देखने को मिलता है जब बिहेवियर तथा इमोशन एक्सट्रीम होता है। जब हमारे बिहेवियर और इमोशन जो होंगे वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे, एक्सेसिव हो जाएंगे, तो ये प्रॉब्लम हमको देखने को मिलेगा।
यह डेली रूटीन को भी प्रभावित करता है। रोज़मर्रा की जो हमारे काम हैं वो हम कर नहीं पाते हैं, ठीक है। रोगी को यकीन हो जाता है कि उसे कोई भयानक बीमारी हो गई है। डेली रूटीन को प्रभावित कर रहा है, उसे लक्षणों को एक शारीरिक कारण है। वो मान लेता है कि हमको कोई ना कोई बीमारी हो गई है खतरनाक। रोगी को यकीन हो गया, हालांकि टेस्ट में कुछ भी फाइंड आउट नहीं होता है, ठीक है। उसको बस यकीन होता है कि हमको कोई गंभीर बीमारी हो गई है, ठीक है। और उसके लक्षणों का एक शारीरिक कारण है और टेस्ट में कुछ नहीं मिलेगा। चिकित्सकीय रूप से उसे अनस्पेसिफाइड सिम्टम भी कहते हैं, ठीक है। ये ऐसा सिम्टम है जिसको हम स्पेसिफाइड नहीं कर सकते, कोई रीज़न ही नहीं है, ठीक है। कोई फिजियोलॉजिकल रीज़न नहीं दिख रहा है जिसके वजह से उसके सिम्टम्स हैं। इस प्रकार सोमैटोफॉर्म डिसऑर्डर सोमेटाइजेशन की एक चरम डिग्री का प्रतिनिधित्व करता है। सोमेटाइजेशन क्या था, हम लोगों ने बात किया था कि जब साइकोलॉजिकल कॉजेज से कुछ फिजिकल सिम्टम्स नज़र आने लगे, तो ये जब एक्सट्रीम हो जाएगा तब इसको सोमेटाइजेशन का जो एक्सट्रीम लेवल देखा जाएगा वहाँ पर आपको सोमैटोफॉर्म डिसऑर्डर कहा जाएगा, ठीक है। 0.1 to 0.2%, 0.1 से लेके 0.2%, ठीक है, देखने को मिलता है पूरे पॉपुलेशन का। एज बिफोर 30 साल से पहले देखने को मिलेगा और ये फीमेल में अधिक देखने को मिलेगा। बड़ा मुसीबत है, सारा बीमारी ज़्यादातर फीमेल में दिखता है ज़्यादा। क्यों? बहुत सारे रीजन है सर। इमोशन का एक्सप्रेशन नहीं हो पाता है ना। यस सर, इमोशन का एक्सप्रेशन नहीं हो पाता है, ठीक है। घर के अंदर है, दूसरों पे डिपेंडेंट है। इमोशनल कैथारसिस हो ही नहीं पाता है उसका, तो एक्सप्रेशन नहीं होगा तो फिजिकल सिम्टम में आ जाता है वो सीधे सीधे। जी। बच्चा को डांटे कि नहीं, हस्बैंड को बोल नहीं सकती है, सास ससुर का सुनना है, बहुत दिक्कत है। समाज में बाहर निकलिए तो बड़े हिसाब से निकलिए कि समाज वाला उंगली ना उठा दे, किसी को नहीं बोल सकते। हाँ वही है। नहीं, और फिर डेली बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं, बाहर जाना नहीं होता है, किसी के साथ कम्युनिकेशन नहीं है, मेन चीज है कि कैथारसिस नहीं है, और इन लॉज को कुछ कह नहीं सकते, हस्बैंड के पास टाइम नहीं है, उसके ऊपर सर बहुत सारी चीजें है कि किसी को ऐसा ना लगे, अच्छा, उसको ऐसा ना लगे, तो रोगी ये तो है कि जिसे कहते हैं रोगी जो है वो स्वयं जानता है, स्वयं ये मानता है कि उसके लक्षण गंभीर रूप से उसको परेशान कर रहे हैं, लेकिन दूसरे ये समझ चुके होते हैं, अदर मेंबर जो हैं फैमिली के, कि इसका कुछ है नहीं, ये काल्पनिक है सारा। तो दूसरे लोग जो अदर मेंबर्स होते हैं घर के, वो ये समझ चुके होते हैं कि ये काल्पनिक है, ठीक है। इसी से हाइपोक्रोनिकल डिसऑर्डर आएगा, इसी में सोमैटोफॉर्म डिसऑर्डर का एक टाइप है, ठीक है। हाइपोथेसिस से बना है हाइपोक्रोनिकल। तो परेशान रहता है, परंतु लक्षणों का कोई कारण नहीं होता है। अब हम लोग देखें कि इसके कुछ टाइप्स हैं। सबसे पहले कन्वर्शन डिसऑर्डर आ जाता है सोमैटोफॉर्म डिसऑर्डर में के अंतर्गत ही कन्वर्शन डिसऑर्डर को रखा गया है, जिसकी चर्चा हम लोगों ने इसके पहले की थी हिस्टीरिया में। यह एक फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर है जहां रोगी अपने सेंसेशन तथा मोटर बॉडी फंक्शन को क्या करता है, लॉस कर जाता है। बॉडी फंक्शंस, मोटर एक्टिविटी में कमी देखी जाती है या लॉस देखा जाता है पूरा, जिस कारण ब्लाइंडनेस, डीफनेस, पैरालिसिस, नमनेस और कभी कभी सीजर देखने को मिलता है। तो बहुत अच्छा ये है कि जब फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर एक ऐसा फिजियोलॉजिकल साइकोफिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर है, ठीक है, जहाँ पर रोगी अपने सेंसेशन, संवेदना उसकी गड़बड़ हुई, मोटर एक्टिविटी गड़बड़ हुआ, बॉडी का फंक्शन गड़बड़ हुआ, ये सारी चीज़ों में गड़बड़ी देखी जाएगी, और जिसकी वजह से ब्लाइंडनेस, अंधापन, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम में देखा गया था सिपाहियों में, डीफनेस, बहरापन, पैरालाइज्ड हो जाएगा बॉडी, नमनेस, शून्यता, हाथ पैर कोई सुन्न हो गया, काम नहीं कर रहा है, और कभी कभी सीज़र, दौरा देखने को मिलेगा, और ये सीज़र जो होगा एपिलेप्टिक सीज़र से डिफ़र होगा।
दोनों में अंतर क्या होगा? दोनों के दौरे में एपिलेप्टिक सीजर और कन्वर्शन सीजर, दोनों के सीजर में अंतर क्या है? एपिलेप्टिक सीजर कहीं भी हो सकता है, आपको मिर्गी का दौरा कहीं भी पड़ सकता है, ठीक है, लेकिन वो न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर में आता है, जबकि ये साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर में है, और ये वहीं होगा जहाँ पर उसको सपोर्ट मिलने की, जहाँ पर उसको सिंपैथी मिलने की जगह हो। कहीं नहीं होगा, ये बिटवीन पीपल होगा, जहाँ पर लोग उसकी मदद को आ सकें, जहाँ पर लोगों से वो सिंपैथी प्राप्त कर सके। ईगो डिफेंस मैकेनिज्म है, अपने ईगो को बचाने के लिए स्ट्रेसफुल सिचुएशन में वो कन्वर्शन ले आता है, सीजर दौरा पड़ जाएगा उसको, ठीक है। सर एक केस का मैं एग्जांपल देना चाहती हूँ, बिल्कुल दे दीजिए। सकती हूँ? बिल्कुल बिल्कुल। अभी सर एग्जाम चल रहे हैं हमारे कॉलेज में, और एक लड़की है और वो इतना रोती है, उसको हाथ पकड़ के और ड्यूटी वाले लोग एक दो टीचर ही बिठा के करते, रोते रहती है, कांपने लगती है। हम तो उसको देखते ही समझ गए कि अकेले में कभी वो दांत नहीं लगता है, गिरती नहीं है, लेकिन जब टीचर्स रहते हैं, सब अच्छो अच्छो करते रहते हैं, उस समय वो बहुत एंजाइटी में, बहुत डरी हुई, बहुत रोते हुए, और फिर एग्जाम लिख रही है। तो हमको लगा कि मतलब ये जो भी इमोशनल प्रॉब्लम होगा, दूर से हम कर नहीं सकते हैं डायग्नोसिस, बट हमको देखिए, इसका लगा बहुत कि अच्छा ये ट्रीटमेंट है। conversion disorder। हम मेरे घर पे एक कज़न ब्रदर है, जिसका हर कुछ दिन पे ये ड्रामा चलता था। चिल्लाए विलाएगा, लड़ाई करेगा घर में, उसके बाद से सिलेंडर निकाल लेगा, सिलेंडर उठा के फेंक देगा गैस का, और उसके बाद से दौरा पड़ गया, सीजर्स आ गया, दौरा लौटने लगेगा, और सारे लोग घर के इकट्ठा हो जाएंगे, अरे क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ। कई बार हम देख चुके थे। तो मेरे घर रूम के सामने ही रूम था। इस बार अगली बार जब शुरू हुआ, तो जैसे ही लौटना उसने शुरू किया, सीजर पड़ा, बस हमने सबको रोक दिया, नो बड़ी, कम कोई नहीं आएगा आगे, सब पीछे हटिए, छोड़ दीजिए, तुम जाइए अपने अपने कमरे में। 2 मिनट के बाद दौरा ख़त्म हो गया। सारे लोग आए कि क्या क्या था जी, हम क्या आपके समझ में नहीं आएगा। हम बताएं ना कि दोबारा कभी भी पड़ जाएगा नहीं, दोबारा अब आएगा भी नहीं। अब लोग समझ गया, अब समझ गया कि हमको यहाँ घर में सिंपैथी मिलेगा नहीं। लोग समझ गए हमारा, तो उस दिन से आज तक उसको दौरा नहीं पड़ा। तो आपको बस वही है, सपोर्ट छीन लीजिए ना, उसको लगेगा कि हमको यहाँ सपोर्ट नहीं मिलेगा, दौरा नहीं पड़ेगा, कोई फिजिकल सिम्टम नहीं आएगा, उसको सपोर्ट सिस्टम उसका छीन लेना है। सपोर्ट जहाँ मिला कि तो सिम्टम्स राइज करेगा, तो सपोर्ट सिस्टम छीन लेना है बस। चलिए, इसका दूसरा पॉइंट है सोमेटाइजेशन डिसऑर्डर, ठीक है। सर इसका रीजन भी तो है उसका कि कोई तो वो इमोशनल फुलफिलमेंट नहीं है, इमोशनल कैथारसिस नहीं है, तब तो ऐसा हो रहा है। नहीं, इमोशनल कैथारसिस है, वो अटेंशन है, अटेंशन सीकर है, अटेंशन सीकर तो हाँ, है, बट और वो उसका भी तो सपोर्ट कोई तो खोजता उसके है, पीछे रीजन है हाँ, ना। वो सपोर्ट खोजता है, जानबूझ के, ड्रामेटिक है वो, ड्रामेटिक है ये। सर, लेकिन हाँ ये ड्रामेटिक तो है, वो बात तो ठीक है। आप सोचिए ना, हमको लगता है कि आज हमको लगता है कि इस मकान में आया 4 साल से 5 साल हो गया, 4 साल हो ही गया, 4 साल से उसको दौरा नहीं पड़ा है अभी तक, और वहाँ आए दिन पड़ता था, अब पूरा घर इकट्ठा हो जाता था। कहीं ना कहीं चाइल्डहुड डिस्टर्बेंस है, वो तो है ही है, कोई तो डिस्टर्बेंस है। ठीक हाँ, है, वो तो ठीक है, अपनी वरना जगह कोई है, क्यों करेगा? ठीक है। उसकी मदर भी एमडीपी के केस थी, अच्छा, सीवियर एमडीपी था। हो। और वो कब मतलब जो लोग ऐसे ड्रामेटिक कर रहे हैं, उसका रीजन है, बेस है, वो अटेंशन सीकर है। अगर उनको प्रॉपर अटेंशन मिलती रहे तो ये काम करेंगे नहीं। ठीक है सर। चलिए, ठीक है। दूसरा जो है इसका टाइप, वो है सोमेटाइजेशन डिसऑर्डर। तो पहला कन्वर्शन है, दूसरा सोमेटाइजेशन है। सोमेटाइजेशन की चर्चा हम लोगों ने ऊपर किया था कि सोमेटाइजेशन किसको कहते हैं, साइकोलॉजिकल कॉजेज से जो फिजिकल सिम्टम सामने उभर के आ रहा है, ठीक है। और इसी के एक्सट्रीम लेवल को हम लोगों ने सोमेटोफॉर्म कहा था। तो सोमेटाइजेशन में ऐसे रोगी में शरीर के किसी भी हिस्से से संबंधित
शारीरिक लक्षण हो सकते हैं। फिजिकल सिम्टम वो शरीर के किसी भी हिस्से से कर सकता है और वो सिम्टम्स क्या होंगे? दर्द, वोमिटिंग, नौसिया, हेडेक, इर्रेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल, सेक्सुअल डिसफंक्शन, इस तरह की चीज़ें जो होंगी उसमें देखने को मिलेगा सिम्टम्स इस तरह के, ठीक है। लेकिन ये बहुत सीवियर नहीं होगा, हल्का फुल्का होगा, और जब ये सीवियर सोमैटोफॉर्म डिसऑर्डर में कन्वर्ट हो जाएगा, लंबे समय तक ये चलेगा, तब ये सोमैटोफॉर्म में चला जाएगा और तब रोगी को ये बिलीव हो जाता है कि हम किसी बड़े गंभीर बीमारी से ग्रस्त हो गए हैं। तो ये अब ये तीसरा अब एक्सट्रीम पे चला गया। टाइम पीरियड का क्या होता है किसका? सर? टाइम पीरियड 6 मंथ, इन सभी चीजों का, 6 महीना। बीमारियों का। जब ये फिजिकल 6 months। सिम्टम 6 महीना परसिस्ट कर जाए, हल्का फुल्का सिम्टम कंटिन्यू चल रहा है और ये 6 महीना जब परसिस्ट कर जाएगा, तब ये सोमैटोफॉर्म डिसऑर्डर में चला जाता है, ठीक है। इसके बाद है हाइपोकॉन्ड्रियासिस। इसी रोग में रोगी यह कल्पना करता है कि उसे गंभीर रोग हो गया है, जबकि वे माइनर सिम्टम्स का अनुभव करते हैं। सिम्टम्स बहुत कम है लेकिन उसको वो देखता बहुत बड़े रूप में है, ठीक है। कभी कभी आईने के सामने खड़े हो जाइए और आईना बढ़िया होगा, ठीक है, तो हम लोग की बॉडी भी सलमान खान की तरह दिखती है, ऐसे शेप इनलार्ज कर देता है अगर आईना बढ़िया नहीं हुआ तो। हाँ ये सही है, आईना आईना में कुछ ना कुछ खराबी होगी। हाँ, तो आपके बॉडी को वो शेप अप कर देता है बढ़िया से, ठीक है। तो वैसे ही इसमें हाइपोक्रोंडियासिस में व्यक्ति ये शेप अप कर लेता है अपने से कि हमको कोई बहुत गंभीर बीमारी हो गई है, ठीक है। इसके बाद है बॉडी डिस्फॉर्मिक डिसऑर्डर। अब यहाँ से बॉडी में उसको लगता है कि हमारा शरीर कुछ गड़बड़ हो गया है। पीड़ित व्यक्ति शरीर की छवि के बारे में अनावश्यक रूप से चिंतित रहता है कि हमारा बॉडी जो है वो ठीक नहीं है, कुछ गड़बड़ है, कुछ वेट लॉस करना चाहिए, कुछ पेट ज़्यादा निकल गया, चेहरा ठीक नहीं लग रहा है, ठीक है। इस तरह की चीज़ें वो लगातार, हाथ टेढ़ा हो गया मेरा, उंगली टेढ़ी हो गई, ठीक है, चेहरा जो है वो ठीक नहीं लग रहा है, इस तरह के सोच के वो परेशान रहता है। तो अनावश्यक रूप से वो चिंतित रहता है, वो अपने शरीर के प्रति एक्सेसिव कंसर्न रहता है कि फिज़िकल अपीयरेंस में डिफेक्ट ना हो जाए, कि जब हम फिज़िकली कहीं अपीयर हों तो बिल्कुल शेप अप दिखें एकदम बढ़िया से, ठीक है। तो हर घड़ी वो हेल्थ कॉन्शियस रहता है, फिगर कॉन्शियस कहा जाए, ठीक है, कि बॉडी हमारा एकदम ठीक ठाक रहे। और इसके बाद पेन डिसऑर्डर है। तो पेन डिसऑर्डर में व्यक्ति क्या करता है? पेन तो महसूस करेगा। इसमें व्यक्ति क्रोनिक पेन से सफ़र करता है, बहुत लंबे समय तक उसको पेन रहता है, जबकि पेन का कोई फिजिकल कॉज नहीं पाया जाता है। दर्द है लेकिन दर्द का कोई कारण नहीं है। और एक और है अनडिफरेंशिएटेड सोमैटोफॉर्म डिसऑर्डर, जिसको कहीं नहीं रखेंगे, उसको कहाँ रखेंगे? इसी में सर। इसमें डायग्नोसिस के लिए 6 मंथ तक अस्पष्ट लक्षण की आवश्यकता। लक्षण है लेकिन क्लियर नहीं है, कभी पेट दर्द कहता है, कभी सर दर्द कहता है, कभी वोमिटिंग कहता है, कभी नौसिया कहता है, कभी कुछ। और ये इस तरह के लक्षण जो हैं वो परसिस्ट करते हैं 6 महीने तक, तो इसको अनडिफरेंशिएटेड में रख देंगे, ठीक है। क्लियर है? सोमैटोफॉर्म, तो साइकोसोमैटिक और सोमैटोफॉर्म में अंतर समझ में आ गया? किसी को दिक्कत? जिसके पेपर थे वो बता दे, किसी को कुछ और पूछना हो तो। सर DSM-5 में सर इसके बारे में कुछ कहा गया है कि नहीं? कहा ही गया होगा, कहीं नहीं कहा जाएगा। सर पता है कि नहीं? अच्छा, DSM-5 में कोई चीज़ छोड़ा गया है क्या, किसी बीमारी को? नहीं सर, नहीं नजर आया है, हमको तो अभी तक नहीं दिखा है। इसके बारे में सर नहीं जिक्र है इसमें। हम बताते हैं। DSM-5 में
सोमैटिक सिम्टम डिसऑर्डर को सोमैटिक सिम्टम और रिलेटेड डिसऑर्डर में ग्रुप किया गया है। सोमैटिक सिम्टम डिसऑर्डर, और इसमें देखिए कितनी चीज़ें बांट दी गई। सोमैटिक सिम्टम डिसऑर्डर जिसमें सोमैट आपको मिलेगा, ठीक है। फिक्शस डिसऑर्डर, काल्पनिक। कन्वर्शन डिसऑर्डर जिसकी चर्चा अभी हम लोगों ने की। इनलेस एंजाइटी डिसऑर्डर, बीमार होने का डर, ठीक है। ये एक अलग तरह की एंजाइटी है। हम पहले वहाँ यूपी में थे, काम करते थे, तो वहाँ एक आदमी हमारे साथ काम करता था। एक दिन आया हाँफते काँपते, क्या हुआ भाई? फिरोज़ भाई बड़ा परेशान है। मैं, क्या हो गया जी? दिल्ली में डेंगू निकल गया है, 40,000 का इंजेक्शन है, बताइए काट लेगा तो हम कहाँ से लाएंगे 40,000 रुपया? अब वो दिल्ली में निकला था कहीं मच्छर डेंगू, ये यहाँ बाबा चिल्ला रहा था। तो ये इलनेस एंजाइटीज़ है कि हम बीमार ना पड़ जाएं, ठीक है। इसके बाद साइकोलॉजिकल फैक्टर अफेक्टिंग ए मेडिकल कंडीशन। कुछ साइकोलॉजिकल फैक्टर ऐसे हैं जो मेडिकल कंडीशन को प्रभावित करते हैं, उसकी बात चर्चा की गई। फिर अदर स्पेसिफाइड सोमैटिक सिम्टम जिसको हम स्पेसिफाइड कर सकते हैं, ठीक है, और अनडिफ्रेंशिएटेड या अनस्पेसिफाइड। तो 6-7 कंडीशन में बांटा है DSM-5 में साइकोसोमैटिक को। आप कह रहे हैं कि ये नहीं है। साइकोसोमैटिक सर हमको नहीं नजर आया सर, नेट पे भी तो हम सर्च तो किया बता था। दिया, हम भेज देंगे नोट्स में गया है, देखो ना, पहले भी आप नहीं सर, आपने पहले लिखा चुके थे। नोट्स में है ये। पहले लिखाए थे सर। हाँ। DSM-5 हाँ, नोट्स में है सर, आपने हाँ। लिखा है। हाँ, लेकिन हाँ, सर ठीक आपने है। इलनेस एंजाइटी डिसऑर्डर को ही हाइपोकॉन्ड्रियासिस बताया था। इलनेस एंजाइटी डिसऑर्डर को, इलनेस एंजाइटी डिसऑर्डर लिखे हैं सर हम भी। हाँ क्या, हम्म, तो यही तो है ना। हाइपोकॉन्ड्रिया। तो हाइपोक्रेंडाइसिस में हाँ। क्या होता है, उसको ये फील होता है कि हमको बहुत बड़ी बीमारी हो गई है, इसी से तो परेशान रहता है वो। और एक्सपेक्टेशन भी है कि हमको बीमारी हो जाएगी, ये दोनों चीज़ें हैं। हाँ, एग्जैजरेशन। और किसी को? टोटल 7 DSM-5 आया था 2013 में, है ना? में क्या रखेंगे सर? अदर 2013 में आया था ना DSM-5। सर। जी सर, 2013 आपने लिखा 13 का था सर। DSM-5 TR जो है वो आया था 2022 2022 में आया TR, है ना? शायद। फरवरी में। हाँ, फरवरी में सर। अच्छा, चलिए, और क्या कोई पूछ रहा था? अदर स्पेसिफाइड के बारे में क्या बताया अभी आप? हैं? अदर स्पेसिफाइड एक बताया टाइप। अनस्पेसिफाइड है और एक स्पेसिफाइड है। जिसको स्पेसिफाई किया जाए कि हम इसको यहाँ रख सकते हैं, इस बीमारी में ये हम इसको रख सकते हैं। स्पेसिफाई कर देना मतलब पहचान कर लेना कि स्पेशली हम इसको यहाँ डाल सकते हैं। और नॉन स्पेसिफाई का मतलब है, या अनस्पेसिफाई का मतलब है कि हम इसको किसी ख़ास जगह पर नहीं रख सकते हैं। तो जिसको कहीं नहीं रख सकते हैं उसको यहाँ रखेंगे। ठीक है। जी सर। सर तो कल मिलते हैं फिर। ठीक है सर।